जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं साथी आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथी एक नई आशा और एक नई उम्मीद की किरण के साथ हर रोज हमें प्रयास करना है और हर रोज एक नए नए तरीके के आयाम को अंजाम देना है साथी। इसी श्रृंखला में आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है साथी। और देखते हैं इस श्रृंखला में बढ़ते हुए कैसे कैसे प्रश्न मिल रहे हैं हम लोगों को। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था। अर्थात ये जो भारत भारती पुरस्कार था सबसे पहले पाने वाला इनमें से कौन है। क्या जैनेन्द्र जी हैं, या फिर हमारे सामने महादेवी वर्मा है, या ये राम कुमार वर्मा। हालांकि ये राम कुमार ये वर्मा है साथी। क्या ये राम कुमार वर्मा थे, या फिर ये अज्ञेय जी हैं। अजय नहीं, अज्ञेय लिखा हुआ था साथी। अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम होता है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। कई बार इसको पूछ लिया जाता है। अज्ञेय का मतलब ही होता है कि जिसे जाना नहीं जा सके, और कितनी नावों में कितनी बार इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है साथी। चलिए तो देखते हैं, तो इसका सही सही उत्तर क्या होगा साथी, आप बताइए। तो क्या इसका सही ऑप्शन होगा हमारा महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बनेगा महादेवी वर्मा। यानी भारत भारती की मैं बात करूं आपसे कि सबसे पहले किसे दिया गया था, तो महादेवी वर्मा जी को दिया गया था। इनको और क्या क्या कहते हैं साथी, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आधुनिक आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं साथी महादेवी वर्मा को। इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं साथी, जैसे मैं आपसे बात करूं नीरजा, नीरजा की आपसे बात करूं, ठीक है, निहार की आपसे बात करूं साथी, नीरजा हुआ, निहार हो गया, गिल्लू हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है इनका, गिल्लू हो गया। ठीक है, सांध्य गीत है साथी, सांध्य गीत है, सांध्य गीत है। ठीक है, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सांध्य गीत है साथी। चलिए, कई बार तो ये पूछ लेता है, पिछली बार अगर देखा जाए तो पूछ लेता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था साथी। तो इनका जन्म यूपी के कहाँ पे, फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पे, यूपी के फर्रुखाबाद से बिलोंग करती हैं। यूपी के कहाँ से, फर्रुखाबाद से, फर्रुखाबाद। ठीक है साथी, कहां से, फर्रुखाबाद से ये बिलोंग करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथी और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में हमारे सामने लिख रखा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लोकोक्ति है साथी, लोकोक्ति का मतलब होता है लोक धन उक्ति, यानी समाज में प्रचलित कुछ ऐसे वक्तव्य होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लोकोक्ति। ठीक है, तो क्या इसमें से आपको जवाब देना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या इसका जवाब होगा कि लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, या फिर पूरे दिन हमेशा नहीं रहते, या छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। ये आपको जवाब देना है। चलिए, नाम से स्पष्ट, लोकोक्ति से साफ साफ दिख रहा है साथी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब ये कह रहा है कि कास्ट की हांडी का मतलब हो गया क्या, लकड़ी की कोई हांडी अगर बनाया जाए तो क्या इसके कहने का मतलब है कि बार बार उसको कहीं पे पकाया जा सकता है उसमें कुछ, तो बिल्कुल नहीं। अर्थात हमें स्पष्ट ये करना है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है साथी। तो आपके सामने लिख रखा है छल कपट, यहाँ पे अल लिखा है साथी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये अल नहीं बल्कि क्या है, खल है। ठीक है, इसको खल की बात करें, ये छल लिखा है आपके सामने, टाइपिस्ट की गलती है ये साथी। चलिए देखते हैं, लिख रखा है कि क्या छल कपट का व्यवहार हमेशा हमेशा नहीं चलता है। तो हाँ, बिल्कुल ही यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि छल कपट का व्यवहार साथी हमेशा नहीं चलता। इसको मैं सही कर देता हूं, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। क्या ये ऑप्शन सही होगा, आप हमें बताइएगा, क्या ये ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा ये आंसर बनेगा साथी, कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथी कि अगला प्रश्न क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। क्या खरी मजूरी चोखा काम, या फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, यहाँ पे साथी लिख लीजिए बराबर, खरी, ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर अंधा पीसे कुत्ता खाए, या चट मंगनी पट ब्याह। चलिए, खरी मजदूरी चोखा काम का मतलब होता है क्या साथी, कि तुरंत कोई भी काम हो, मेहनत का काम, और पूरी फिर उसको क्या किया जाए। चलिए आगे देखते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब होता है कि अपने लोगों को वैल्यू नहीं देना, है ना, अपने लोगों को वो वैल्यू नहीं देना। अगले क्वेश्चन ऑप्शन पे देखते हैं, अंधा पीसे कुत्ता खाए, है ना, तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा, अंधा पीसे कुत्ता खाए, ये बिल्कुल ही सही इसका ऑप्शन होगा साथी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यह निबंध में लिखता हूं, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका शुद्ध वाक्य बनाना साथी, ये लिख रखा है एक वाक्य कि यह निबंध में लिखा हूं, क्या ये सही है। या ऑप्शन नंबर एक में कह रखा है कि मैं यह निबंध लिखा हूं, ऑप्शन बी कह रहा है
कि यह निबंध मैं लिखा हूं, यह निबंध मैंने लिखा है, या सही होगा साथी मैंने यह निबंध लिखा है। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा है। अब इन दोनों में बताते हैं साथी क्या है। मैंने यह निबंध लिखा है, क्या ये सही है, या यह निबंध मैंने लिखा है साथी? तो बिल्कुल ही सही होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी, कि यह निबंध मैंने लिखा है, यह निबंध मैंने लिखा है, ये बिल्कुल भी। चलते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होशियार होगा, या फिर अगला ऑप्शन बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा? चलिए, तो साथी विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा साथी? विदुषी बनेगा। ठीक है, चलिए पंडित का मुझे बता दीजिए क्या बनेगा स्त्रीलिंग? पंडित का, पंडित का बताइएगा साथी क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा? पंडिताइन। क्या बनेगा साथी? पंडिताइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। क्या पक जाना, नाजुक होना, कल्पनाशील होना, या फिर अभिमानी होना? चलिए बताइएगा। तो जमीन पर पैर न पड़ना, इसका मतलब क्या होगा साथी? बिल्कुल ही हमें कल्पना में जी रहे हो, पूरा ऐसा सोच लें कि ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, हम ये बन गए, है ना? इसका मतलब आप पूरी कल्पना में जी रहे हैं, यानी रियल लाइफ में जी रहे हैं साथी, रियल लाइफ में आप नहीं जी रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? कल्पनाशील। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा इसका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? बताइए, क्या स्थानवाचक, या फिर होगा परिमाणवाचक, या फिर जातिवाचक, या रीतिवाचक? ये स्थानवाचक लिखा था, इसको सही कर लेंगे। ये स्थानवाचक है, न कि काचक। चलिए, ये हो जाएगा हमारा क्या? स्थानवाचक। तो कौन सा साथी होगा इसमें से बताइएगा। तो जातिवाचक हमें दिख रहा है साथी, ये तो नहीं होता है, ये तो जातिवाचक हमारे पास संज्ञा होती है, तो फिर यहां से कैसे आ जाएगा ये? इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही इसका जवाब बनेगा। चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? क्या यह बिजली का है, क्या यह लहर का है, सरिता का है, या फिर घोड़ा का है? चलिए देखते हैं साथी तब तक और शब्दों का। बिजली का क्या होता है? तो चपला होता है, बिजली का चपला होता है। ठीक है, चंचला होता है, चंचला होता है। और फिर क्या होता है? विद्युत होता है साथी, विद्युत होता है। और क्या होता है फिर? दामिनी होता है, दामिनी। दामिनी हो जाएगा साथी, दामिनी। चलिए आगे देखते हैं। लहर का क्या हो जाएगा साथी? लहर का हो जाएगा हिलोर। ठीक है, क्या हो जाएगा? लहर का हिलोर हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या देखा? सरिता, सरिता का क्या हो जाएगा साथी? तटिनी हो जाएगा, तटिनी। और क्या होगा? नदी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथी और क्या क्या इसके बन सकते हैं। निम्नगा बनेगा साथी, क्या बनेगा? निम्नगा, निम्नगा। और क्या बनेगा? निम्ना, निम्ना। ये सब किसके पर्यायवाची है साथी? तो ये सब पर्यायवाची हमारे सरिता के यानी नदी के हैं। चलिए आगे क्या कर रखा? घोड़ा। तो क्या तुरंग का मतलब घोड़ा होगा? बिल्कुल ही होगा, तुरंग का मतलब घोड़ा होता है साथी। लेकिन अगर तरंग की बात करें तो वो लहर का ही हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं तरंग। ठीक है, जबकि ये क्या है? तुरंग। यानी तुरंग और तरंग दोनों में ही अंतर होता है साथी, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहा मानना, इसका आपको बताना है कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही अलग होते हैं साथी। लोकोक्ति का मतलब होता है, आपको देखने से स्पष्ट कैसे होगा, एक ट्रिक में आप देखेंगे तो लोकोक्ति हमेशा बड़ी होती है और मुहावरे छोटे शब्द यानी कम शब्दों वाले होते हैं, जबकि लोकोक्ति एक बड़े शब्द का होता है। लोकोक्ति एक पूरा अर्थ देती है, जबकि मुहावरा कंप्लीट आपको नहीं करेगा। चलिए इसका देखते हैं, इसका अर्थ क्या हमारे सामने। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठता स्वीकार करना, या शक्तिशाली बनना, या बुद्धिमान होना, या फिर पराजय स्वीकार करना। अक्सर युद्धों में क्या होता है, लोग लोहा मान लेते हैं, अर्थात उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, उसकी श्रेष्ठता को क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही सही जवाब बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, इसमें आय का विलोम क्या होगा? क्या आय का विलोम खर्च होगा, व्यय होगा, या घटा, या फिर गए? आय का विलोम क्या होगा साथी? आय का विलोम जो होता है वो क्या होगा? व्यय होगा। आय का विलोम क्या होगा? व्यय होगा। ठीक है, चलिए उत्कर्ष का बताइएगा साथी, विलोम क्या होगा? मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं। उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या होगा? चलिए आगे बताइएगा आप। जय का क्या होगा साथी? जय का क्या होगा? उत्कर्ष का क्या होगा? और ऊपर का क्या होगा?
चलिए देख लेते हैं। उत्कर्ष का होगा साथी क्या, अपकर्ष, अपकर्ष। और मैं आपसे बात करूं जय का क्या हो जाएगा, तो पराजय हो जाएगा, पराजय। ऊपर का क्या हो जाएगा, तो ऊपर का हो जाएगा नीचे। ठीक है, ऊपर का क्या बनेगा, नीचे। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथी, अगला देखते हैं। क्या मधुशाला किसके द्वारा रचित है, क्या मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है, क्या सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था, या महादेवी वर्मा, या फिर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था साथी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले बताइएगा आप हमें, इसका जवाब क्या होगा। चलिए, तो क्या सुमित्रानंदन पंत होंगे या मैथिली शरण गुप्त होंगे। चलिए देखते हैं साथी सुमित्रानंदन पंत के बारे में। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, युगांत, ग्राम्या, ये सब रचनाएं किसकी साथी, तो सुमित्रानंदन पंत की है। एक महत्वपूर्ण इनकी रचना क्या है, चिदम्बरा, चिदम्बरा, जिसपे इसको इनको क्या मिला था, कौन सा पुरस्कार, कमेंट बॉक्स में बताइए साथी। मैथिली शरण गुप्त की बात करूं तो इनकी रचनाएं कुछ क्या क्या है, यशोधरा है, यशोधरा है, भारत भारती है, भारत भारती है। और इसी भारत भारती जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम के समय में इन्होंने लिखा था साथी, और इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें कौन सी उपाधि दिया था, बताइएगा साथी, गांधी जी ने इन्हें कौन सी उपाधि दिया था। तो आगे चलते हैं, और एक आध रचनाएं इनकी लिख लेते हैं। जयद्रथ वध हो गया साथी, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। ठीक है, चलिए। तो क्या ऑप्शन, मधुशाला किसकी रचना है, महादेवी वर्मा को देख लिया साथी हमने, पीछे भी अभी देख करके आया। आगे देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन, क्या हरिवंश राय बच्चन है साथी मधुशाला के, तो बिल्कुल है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। मधुशाला, मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधुबाला हो गया। और क्या होगा इनकी रचना, मधु कलश हो गया, मधु कलश हो गया। और अगर मैं बात करूं साथी इनकी और कोई रचना, तो निशा निमंत्रण हो गया, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। और बात करो साथी इनकी रचना, तो नीड का निर्माण, फिर नीड का, नीड का निर्माण। ठीक है, तो नीड का निर्माण। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा साथी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लास्ट वाला ऑप्शन साथी, ये बिल्कुल ही सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथी, और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। अगला लास्ट क्वेश्चन है साथी, इसमें आपको 12 से 15 तक 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें एक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या इसमें दे रखा है। तो सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे शरीर से दुबले पतले थे, किंतु बुद्धि के धनी थे। अस्वस्थता के कारण वे विदेश न जा सके, पर इन्होंने अपनी प्रतिभा से साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा हो तो विदेश जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। यद्यपि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र आवश्यक था, पर इनकी योग्यता पर मुग्ध होकर के कुलपति ने इन्हें छूट दे दी। उन्होंने नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर इन्होंने इन्होंने शोध कार्य किया, जो कि रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ, जिस पर जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये सीवी रमन जी के बारे में था साथी। आगे देख लेते हैं उनसे क्या क्या प्रश्न बना है। पहले क्वेश्चन में क्या रखा है कि सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया, क्या अध्यापक का, या प्राध्यापक का, या कुलपति का, या फिर वैज्ञानिक का। तो पीछे हम लोगों ने देखा था साथी, क्या उन्होंने किसका किया था, तो उन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्राध्यापक, ठीक है, क्या है ये, प्राध्यापक के पद पर कार्य किया था साथी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, प्राध्यापक, प्राध्यापक बिल्कुल ही सही होगा, प्राध्यापक। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बुद्धि के धनी का अर्थ क्या है, अमीर परिवार से, या अच्छी तालीम मिली थी, या माता पिता बुद्धिजीवी, या फिर प्रखर बुद्धि। तो इसका ऑप्शन क्या होगा साथी, बुद्धि के धनी का मतलब होता है क्या, प्रखर बुद्धि। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा जो होगा ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन बनेगा। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 14, शोध का अर्थ क्या है, क्या विज्ञान, या अनुसंधान, या सूरवीर, या फिर ज्ञान। तो हो जाएगा हमारा क्या साथी, शोध का मतलब होता है अनुसंधान, अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा ये बिल्कुल ही सही बनेगा। और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं साथी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सीवी रमन किस राज्य में प्राध्यापक के रूप में कार्य किए थे, क्या ये कोलकाता में थे, ठीक है, ये कोलकाता है साथी, क्या ये कोलकाता में थे, या फिर ये कहाँ पे, बिहार में या पंजाब में। तो हम लोगों ने अभी पढ़ के आया कि ये कहाँ पे शोध का काम किया था, कहाँ पे इन्होंने किया था, तो प्राध्यापक कहाँ थे साथी, तो ये कोलकाता में प्राध्यापक थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा वो बिल्कुल ही इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है,
ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन था। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अब उम्मीद रहेगी साथी की प्रश्नों की संख्या आपके सामने मिनिमम 30 रखा जाए, और ताकि आपको एक अच्छा प्रयास मिले, आपको अच्छा प्रैक्टिस सेट मिल सके साथी। अब इसी पे हम लोग अगले अगली वीडियो में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।